राधे राधे लिसनर्स, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहित रजत महानंद से मिलने अजंता अपार्टमेंट जा रहा था। कार से हाथ धोने के बाद अब वो या तो टैक्सी का इस्तेमाल करता या फिर कहीं से बाइक या दूसरी कार का जुगाड़ करता। इस वक्त वो एक टैक्सी में था। रास्ते में मोहित ने एक अजीब चीज़ नोट की थी। वहीं ऊंचे कद का बॉडी बिल्डर जैसा दिखने वाला आदमी, जिसे मोहित नैनीताल में भी 2-3 बार अपने आसपास देख चुका था, एक वैन में उसके पीछे आ रहा था। क्या वो उसका पीछा कर रहा था? सुनो, मोहित ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, माल रोड होकर चलो। माल रोड? ड्राइवर हैरानी से बोला, लेकिन वो तो दूसरी ओर है साहब, बहुत घुमावदार रास्ता है। उधर से अजंता अपार्टमेंट्स कैसे? उधर से ही चलो भाई, मीटर तो चल रहा है ना। ड्राइवर ने सिर हिलाया और टैक्सी दूसरी ओर मोड़ दी। करीब 20 मिनट तक टैक्सी इधर उधर भटकाते रहने के बाद अब मोहित को पूरा यकीन हो गया था कि पीछे आ रही वैन उनके ही पीछे थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन वो शख्स था कौन और उसका पीछा क्यों कर रहा था? शायद नारंग ने उस पर नज़र रखने के लिए इस आदमी को उसके पीछे लगाया हो। लेकिन नारंग ऐसी हरकत करेगा, इस पर मोहित को संदेह था। वो तो अपने ही घमंड में चूर था। उसके हिसाब से तो मोहित एक मच्छर था जिसे वो कभी भी मसल सकता था। मोहित की कार को उड़ाकर उसने अपनी शक्ति का नमूना भी दिखाया था। खुद को इतना शक्तिशाली समझने वाला नारंग इस तरह उसका पीछा करवाएगा, इस पर मोहित को यकीन नहीं था। वैसे भी फिलहाल मोहित नारंग के बारे में नहीं सोचना चाहता था। मोहित का इरादा बाद में उसके साथ हिसाब किताब करने का था। लेकिन इस वक्त तो उसके सामने सवाल ये था कि ये बंदा कौन था जो बार बार उसका पीछा कर रहा था। अजंता अपार्टमेंट्स आने पर मोहित ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, एक काम करो, टैक्सी को पार्किंग में ले चलो। वेट करना है क्या साहब? टैक्सी वाला बोला, उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा। नहीं, वेट नहीं करना, मुझे पार्किंग में काम है, तुम वहाँ से चले जाना। ड्राइवर ने सिर हिलाया। फिर उसने टैक्सी बिल्डिंग के बाहर ही रोकने की जगह बिल्डिंग की अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर बढ़ा दी। मोहित रियर व्यू मिरर में पीछे से आ रही उस शख्स की वैन को भी देख रहा था। उसी समय टैक्सी ड्राइवर ने पार्किंग के अंदर ले जाकर टैक्सी मोड़ दी। टैक्सी ड्राइवर की उस हरकत पर मोहित को गुस्सा आ गया, क्योंकि टैक्सी मुड़कर पार्किंग में पहले से खड़ी कारों की ओट में चले जाने से उसे पीछे से आ रही वैन का व्यू मिलना बंद हो गया था। जबकि टैक्सी ड्राइवर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे वहां सामने टैक्सी पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही थी। यहीं रोक दो, मोहित टैक्सी ड्राइवर से जल्दी से बोला। वो टैक्सी को आगे ही बढ़ाए लिए जा रहा था। ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। मोहित टैक्सी से उतरा और उसे किराया देकर जल्दी से रफा दफा किया। मोहित की नज़रें पार्किंग की एंट्रेंस की ओर थी। वहां से उस वैन ने प्रवेश नहीं किया। वैन कहाँ गई? शायद बाहर ही खड़ी हो। अंडरग्राउंड पार्किंग में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए थोड़ा अंधेरा भी था। वहाँ कुछ कारें पहले से खड़ी थी, बड़े बड़े पिलर भी लगे थे, लेकिन मोहित के अलावा वहाँ और कोई नहीं दिख रहा था। मोहित कुछ देर एंट्रेंस की ओर नजरें गड़ाए वहीं खड़ा रहा, फिर एंट्रेंस की ओर बढ़ गया। जैसे ही मोहित उनमें से एक पिलर के बगल से गुजरा, अचानक उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, कैसा है? मोहित तेजी से पलटा तो उसे अपने पीछे वहीं हट्टा तगड़ा आदमी नजर आया जो वैन से उसका पीछा कर रहा था। लेकिन उसके बाद मोहित कुछ नहीं कर सका। उस आदमी का हाथ बिजली की तेजी से मोहित की कनपट्टी से टकराया और मोहित की आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया। उसकी चेतना लुप्त हो गई। आरती तनेजा मॉल में शॉपिंग करने में व्यस्त थी। उसे चंडीगढ़ बहुत पसंद आया था। ये जगह तो स्वर्ग जैसी थी। घूमने के लिए इतनी सारी जगह। जब से वो यहाँ आई थी उसके पाँव ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। इसी ज़िंदगी के सपने तो उसने हमेशा से देखे थे। अपने लिए कुछ महंगे ड्रेसेस खरीदने के बाद वो एक्सीलेटर की ओर बढ़ गई। एक्सीलेटर से मॉल की ऊपर के सेक्शन की ओर जाते समय उसने नोटिस किया कि एक सूट बूटधारी ऊंचे कद का सुदर्शन युवक उसकी ओर देख रहा था। उस युवक पर आरती का ध्यान इसलिए भी गया क्योंकि पिछले करीब आधे घंटे में उसकी नज़र कई बार उस पर पड़ चुकी थी और वो उसे देखकर मुस्कुरा भी रहा था। क्या वो उस पर लाइन मार रहा था? दिखने में तो ठीक ठाक ही बंदा था। अगर लाइन भी मार रहा था तो बुरा क्या था? लेकिन न जाने क्यों आरती को उसके बारे में कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक्सीलेटर से ऊपर पहुंचने के बाद वो शॉपिंग करने में व्यस्त हो गई। करीब 10-15 मिनट बाद उसने पाया कि वो युवक फिर उससे थोड़ी दूर खड़ा मुस्कुराते हुए ही उसकी ओर देख रहा था। इस बार आरती ने उसे घूरकर देखा, लेकिन उसके घूरने पर भी वो ज़रा भी विचलित नहीं हुआ, जिससे आरती को घबराहट हुई।
आमतौर पर किसी लड़की के घूरने पर फ्लर्ट करने वाले युवक डर जाते हैं कि कहीं वो उनकी शिकायत न कर दे, लेकिन उस युवक पर रोशनी के घूरने का कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा था। आरती ने मन ही मन उसे सबक सिखाने का फैसला किया और थोड़ी दूर पर खड़े मॉल के एक सिक्योरिटी गार्ड को इशारे से अपने पास बुलाया। गार्ड तत्परता से उसके पास पहुंचा। यस मैडम, गार्ड विनम्रता के साथ बोला। एनी प्रॉब्लम? वो आदमी जो वहाँ खड़ा है। आरती ने उस युवक की ओर इशारा किया। काफ़ी देर से मुझे घूर रहा है और मुझे लग रहा है वो मेरा पीछा ही कर रहा है। मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रही हूँ। अब तो मुझे उससे घबराहट भी होने लगी है। गार्ड ने युवक की ओर देखा, फिर बोला, टेंशन मत लीजिए मैम, मैं अभी उसे ठीक करके आता हूँ। कहकर गार्ड उस युवक की ओर बढ़ गया। आरती अपनी जगह खड़ी उनकी ओर देखती रही। गार्ड युवक के पास पहुंचा। उसने युवक से कुछ कहा, जिसके जवाब में युवक भी कुछ बोला, लेकिन आरती को वहां से उनकी बातें नहीं सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में गार्ड वापस आरती के पास पहुंचा। क्या हुआ? आरती ने उत्सुकता से पूछा। मैडम, गार्ड बोला, वो तो आपको जानते हैं। मुझे? आरती हैरानी से बोली। जी हाँ, उन्होंने कहा शायद आप उन्हें पहचान नहीं पा रही हैं। उन्होंने एक नाम लेने के लिए भी कहा है, जिसे सुनकर शायद आपको याद आ जाएगा कि वो कौन है। आप उन्हें पहचान जाएंगी। नाम? किसका नाम? शनाया गौतम। आरती जैसे आसमान से गिरी। अविनाश ने गहरी सांस ली। अब लुका छिपी का खेल लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं था। वो आगे बढ़ा और आरती के पास पहुंचा। आरती अपने चेहरे पर से घबराहट के भाव छिपाने की कोशिश कर रही थी। हेलो, आरती के पास पहुंचकर अविनाश एक मोहक मुस्कान के साथ बोला। आरती जवाब देने की जगह उसे देखती रही। वो चाहकर भी अपनी घबराहट को छिपा नहीं पा रही थी। क्या हुआ मैडम? गार्ड आशंकित स्वर में बोला। कोई गड़बड़ है क्या? गड़बड़ वाली बात क्या है? अविनाश बोला। क्या हुआ आरती? फिर वो सीधे आरती से ही बोला। कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? ऐसा है तो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस के नाम पर आरती को झटका सा लगा, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हुए अपने चेहरे के भावों को सामान्य किया और मुस्कुराकर बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं जाऊं? गार्ड बोला। हाँ थैंक्स। गार्ड चला गया। पीछे अविनाश और आरती एक दूसरे के सामने खड़े थे। गार्ड के जाने के बाद आरती के चेहरे पर घबराहट के भाव लौट आए थे। कौन हो तुम? आरती दबे स्वर में बोली। मेरा एक नाम तो है, लेकिन मुझे वो लोग ज़्यादा पसंद है जो कई नामों से जाने जाते हैं। अविनाश मुस्कुराते हुए बोला। उसकी घबराहट और बढ़ गई। खरीदारी पूरी हो गई हो तो चले? अविनाश ने कहा। मुझे तुमसे गुफ्तगू करने के लिए यहाँ से ज़्यादा अच्छी एक जगह मालूम है। कहाँ? उसने अविनाश की ओर देखा। वो मैं बता दूंगा, पहले यहाँ से हिल के तो दो। मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जा सकती। देखो, अविनाश शांत स्वर में बोला, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जो जो मैं कहता हूँ उसे मानती जाओ, वरना क्या? वरना मैं तुम्हारे गार्ड के बुलाने का बदला पुलिस को बुला कर लूँगा। धमकी ने तत्काल असर किया। वो कुछ देर तक अविनाश को घूरती रही, फिर मरे से स्वर में बोली, चलो। दोनों हॉल से बाहर निकले। अविनाश ने पार्किंग में खड़ी अपनी कार निकाली, जिसका जुगाड़ उसने वहाँ चंडीगढ़ के अपने एक दोस्त से किया था। आरती भी उसके साथ ही कार में बैठी थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उसे एकदम से सब कुछ उजड़ा हुआ लगने लगा था। थोड़ी देर पहले जहाँ उसे हर तरफ सावन की हरियाली छाई हुई दिख रही थी, वहीं अब पतझड़ की दस्तक जोर जोर से सुनाई देने लगी थी। पता नहीं आज किस मनहूस घड़ी में घर से बाहर निकली थी। उसने मन ही मन खुद को कोसा। इसके ठीक विपरीत अविनाश अरबी पूर्ववत मुस्काए जा रहा था। उसके मुस्कुराने से आरती को डर भी लग रहा था और झुंझुलाहट भी हो रही थी। रास्ते में एक जगह रेड सिग्नल पर अविनाश ने कार रोकी। आरती के लिए अब चुप्पी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो बम की तरफ फट पड़ी। अविनाश ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तुम्हें? वो मीठे से स्वर में बोला। क्या? आरती हक्की बक्की रह गई। मजाक था, अविनाश हंसा। घबराने की जरूरत नहीं, मेरे साथ तुम सेफ हो। आरती के चेहरे पर व्याकुलता के भाव में कोई कमी नहीं आई। फिलहाल तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिग्नल ग्रीन होते ही अविनाश ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम गेहूं के साथ पिसने वाला घुन बनना चाहती हो या डूबते हुए जहाज पर से उतर जाने वाला समझदार यात्री? क्या मतलब? अरे तुमने कहावत नहीं सुनी, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। डूबते जहाज से उतरने में ही समझदारी होती है। कभी स्कूल नहीं गई क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आरती झुंझुलाकर बोली। तुम्हें सुनने की बड़ी जल्दी है। हाँ, अब मुझे ये सस्पेंस और बर्दाश्त नहीं होता। वह क्या बात कही है?
हजारों लोगों को 3 महीने से सस्पेंस में डुबाकर रखने वाली कह रही है कि सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। उसने भयभीत भाव से अविनाश की ओर देखा। अविनाश के होठों पर एक दिलकश मुस्कान थी। आरती ने अपने हैंडबैग से मोबाइल निकाला। मोबाइल मुझे दो। अविनाश ने एक हाथ स्टीयरिंग पर से हटाकर आरती की ओर बढ़ाया। क्यों, ये मेरा मोबाइल है। मोबाइल मुझे दो। अचानक अविनाश का स्वर सख्त हो गया। अभी। आरती ने मोबाइल उसके हाथ पर रख दिया, जिसे अविनाश ने अपनी जेब के हवाले कर दिया। कुछ देर दोनों के बीच शांति छाई रही। अचानक आरती की आंखें फैल गईं। वो लोग अजंता अपार्टमेंट्स की ओर ही जा रहे थे, जहां उसका फ्लैट था। वो जानता था कि वो कहाँ रहती थी। आरती ने एक बार फिर घबराई आंखों से अविनाश की ओर देखा। वो शांत भाव से कार चलाने में व्यस्त था। अविनाश ने सचमुच कार अजंता अपार्टमेंट्स की पार्किंग में ही ले जाकर रोकी। वो अपनी ओर से कार का दरवाज़ा खोलकर उतरा। आरती पत्थर की बुत की तरह कार में ही बैठी रही। चलो उतरो मैडम, अविनाश बोला। मेरे फ्लैट का नंबर क्या है? आरती सपाट स्वर में बोली। वाह, मुझे कैसे पता होगा तुम्हारे फ्लैट का नंबर? मैं क्या कोई नजूमी हूँ? अरे हाँ, याद आया, 148। आरती ने घूरकर उसे देखा, फिर बोली, तुम मुझ पर कब से नज़र रख रहे हो? नज़र नहीं रख रहा, मैं तो आज ही चंडीगढ़ आया हूँ। तो तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? पहुंची हुई हस्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके रखना मेरा शौक है। अब खुश? अब उतरो कार से और चुपचाप फ्लैट में चलो, अगर तमाशा नहीं चाहती हो तो। बड़ी ही अनिच्छापूर्वक आरती कार से बाहर निकली। दोनों पार्किंग के गेट की ओर बढ़े। अगर तुम्हें लग रहा है कि अविनाश ने आरती को सांत्वना दी कि मेरा इरादा तुम्हें तुम्हारे ही फ्लैट में ले जाकर तुम्हारा चीरहरण करने का है, तो बेफिक्र रहो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरे साथ तुम पूरी तरह सेफ हो, लेकिन तभी तब जब तक गड़बड़ नहीं करोगी, कायदे में रहोगी, फ़ायदे में रहोगी। आरती कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे के भाव थोड़े सामान्य हुए। दोनों लिफ्ट से चौथी मंजिल पर पहुंचे, जहां रोशनी ने अपने फ्लैट का लॉक खोला। अविनाश फ्लैट में प्रवेश करते ही सोफे पर इतनी बेतकल्लुफी से पसर गया जैसे वो उसी का फ्लैट हो। बैठो बैठो, वो आरती से बोला। शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। आरती ने उसे घूरकर देखा, फिर उसके सामने ही सोफे पर बैठ गई। अब बताओ, वो अपने स्वर को सहज रखने की कोशिश करते हुए बोली, क्या चाहते हो तुम मुझसे? अरे कमाल है, ऐसे व्यवहार किया जाता है घर आए मेहमान के साथ? न कुछ चाय कॉफ़ी के लिए पूछना, न कोई खातिरदारी। तुम मेहमान नहीं हो। अच्छा तो क्या हूँ मैं? बेताल। अविनाश हंसा। मैंने क्या गलत कहा? तुम चाहती हो मैं तुम्हारी पीठ पर लदूं? बकवास बंद करो और अब इस बात को खींचना बंद करो। साफ साफ कहो कि तुम चाहते क्या हो। तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मुझे? हाँ, डूबती नाव के साथ डूबना समझदारी नहीं होती। और क्या सोचा है तुमने? किस तरह बचाओगी मुझे? मैं नहीं बचाऊंगा। अविनाश ने एक कागज़ रोशनी की ओर बढ़ा दिया। तुम खुद बचाओगी अपने आप को, अगर बचाना चाहती होगी तो। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। असल में मैं तुम्हारे साथ बहुत दयानतदारी से पेश आ रहा हूँ। पता नहीं क्यों पेश आ रहा हूँ, पर आ रहा हूँ। आमतौर पर अपराधियों के साथ ऐसे पेश आना मेरी आदत के खिलाफ है। शायद तुम्हारी कमसिन जवानी पर तरस खाकर ही मैं तुम्हें ये ऑफ़र दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऑफ़र बार बार नहीं मिलते, और ये लिमिटेड टाइम पीरियड वाला ऑफ़र है। सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। जो फैसला करना है जल्दी करना। आरती ने एक ही सांस में कागज़ को पढ़ लिया। और उसका क्या होगा? फिर वो बोली, तो अब तुम्हें उसे भी बचाना है? अविनाश व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। आरती कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर व्याकुलता छाई हुई थी। ये बाई वन गेट वन फ्री वाला ऑफर नहीं है। अविनाश शुष्क स्वर में बोला। तुम्हारे लिए मुफ्त की एडवाइस है। फिलहाल अपनी ही फिक्र करो। तुम्हारा अगला कदम तुम्हारे आने वाले समय को संवार भी सकता है और बिगाड़ भी। तो मेरी सलाह यही है कि तुम बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना कि तुम्हें किसके साथ जाना है। अब तक जिस गलत रास्ते पर चलती रही, अगर उसी पर चलती रहना चाहती हो तो फिर भुगतने के लिए भी तैयार रहना। नहीं, आरती जल्दी से बोली, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। राइट डिसीजन। मैंने तुम्हें पहले ही नज़र में देखकर जान लिया था कि तुम बेवकूफ़ लड़की नहीं हो। अब मुझे उस रात की पूरी दास्तान सुनाओ। आरती ने किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बजना शुरू कर दिया। चंडीगढ़ से वापस लौटते समय अविनाश के चेहरे पर संतोष की झलक थी। वो अब केस की तह तक पहुंच चुका था। रोशनी ने उसे जो जानकारी दी थी वो सचमुच इस केस को हल करने में बेहद अहम साबित हुई थी। इसके अलावा शालिनी द्वारा दिए गए क्लू से भी काफ़ी मदद मिली थी। नैनीताल में हंगामा मचाने वाला गिरिराज वर्मा हत्याकांड, जिसे पुलिस भी नहीं हल कर पाई थी,
उसने सोल्व कर दिया था। मोहित को होश आया तो उसने अपने आप को एक वैन की पिछली सीट पर लेटा हुआ पाया। बेहोश होने से पहले आखिरी बार उसने जिस बॉडी बिल्डर जैसे लगने वाले शख्स को देखा था जिसने उसे बेहोश किया था, वो उसके सामने ही बैठा था। मोहित तेजी से उठकर बैठ गया। हालांकि एकदम से उठकर बैठने पर उसे चक्कर सा आया। उसके सामने बैठे उस शख्स ने ही हाथ बढ़ाकर मोहित का कंधा पकड़कर उसे सहारा दिया। कैसा है? फिर वो दांत निकालकर बोला। मोहित को गुस्से की तीव्र लहर का अनुभव हुआ। वो वही सवाल पूछ रहा था जिसे पूछने के बाद उसने मोहित को बेहोश कर दिया था। कौन हो तुम? मोहित सख्त स्वर में बोला। इस तरह से मुझे बेहोश करने का क्या मतलब? जवाब देने की जगह उसने एक लिफाफा मोहित की ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? मोहित हैरानी से बोला। तेरे स्वर्गवासी पिता की अमानत, जो वो तुझ तक पहुंचाना चाहते थे। इसको रखने की जिम्मेदारी मुझे दी थी उन्होंने। मोहित ने उलझनपूर्ण भाव से लिफाफे को उलट पलट कर देखा। ऐसा लग रहा था उसमें कागज़ के अलावा कोई चीज़ भी रखी हुई थी। हम कहाँ हैं? फिर मोहित ने खिड़की से बाहर झाँकते हुए कहा। दिल्ली में। मोहित को हैरानी हुई। तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तुम आखिर हो कौन? बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। जवाब देने की जगह उसने कहा, जब यहाँ तेरे बाप के साथ इतना बड़ा घटना हो गया था तो विदेश में मलांगता क्यों घूम रहा था तू? मोहित को हैरानी हुई। वो प्रश्न उसने इतने अधिकार से पूछा था जैसे मोहित का कोई संबंधी हो। मुझे कई दिनों तक पता ही नहीं चल पाया, मोहित बोला। बाद में जब पता चला तब तक यहाँ अंतिम क्रिया वगैरह सब हो चुके थे। मैंने फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत लौटने का इरादा कर लिया था। इसीलिए अमेरिका में कंपनी की जॉब छोड़ने से लेकर अन्य फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करने में टाइम लग गया था। फिर मोहित ने लिफाफा खोलकर देखा। उसमें एक कागज़ था जिस पर दिल्ली की एक बैंक का नाम लिखा था और नीचे लिखा था लॉकर नंबर 348, पासवर्ड, बर्थ डेट। मोहित ने लिफाफे को झटका दिया तो अंदर से एक चाबी फिसलती हुई उसके हाथ में आ गई। चाबी लॉक में लगने वाले हिस्से की ओर से किसी कार की चाबी जैसी लग रही थी। वहीं उसका पकड़ने वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा मोटा था और उस पर बड़े बड़े अंग्रेजी लेटर्स में एक नंबर भी गुदा हुआ था, 348। तुम्हें क्या लगा? वो आदमी बोला। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। मोहित उस बैंक के सामने खड़ा था जिसका पता उसे उस लिफाफे में मिला था, जो उस आदमी के अनुसार उसके पिता उसके लिए छोड़कर गए थे। और उन्होंने उस बैंक में मोहित के लिए एक लॉकर भी लिया था। क्या था उस लॉकर में? वो एक नया लेकिन कई तरह की फैसिलिटीज़ वाला बड़ा बैंक था जिसमें ग्राहकों के लिए प्राइवेट लॉकर्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती थी। मोहित वहाँ उसी आदमी के साथ वैन में आया था जिसने कहने को उसका अपहरण किया था, लेकिन अब मोहित को वो कहीं से भी खतरनाक नहीं लग रहा था। मोहित कुछ क्षण तक उलझनपूर्ण भाव से बैंक की ओर देखता रहा। फिर उसने पलटकर वैन की ओर देखा। वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठे उस आदमी ने मोहित को सिर हिलाकर बैंक के अंदर जाने का इशारा किया। मोहित ने एक गहरी सांस ली और बैंक की ओर बढ़ गया। लिफाफे से निकाली वो फैंसी सी दिखने वाली चाबी उसकी जेब में थी। उसने बैंक के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश किया। एक शानदार कॉरिडोर पार करने के बाद वो एक हॉल में पहुंचा जहां कई काउंटर बने हुए थे। कुछ लोग काउंटरों के आगे खड़े थे। 2-3 सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात थे जो पैनी निगाहों से हॉल में नज़र रख रहे थे। हॉल काफ़ी बड़ा था और काउंटरों के अलावा एक तरफ 3 दरवाजे भी नज़र आ रहे थे जिनमें से एक के ऊपर लॉकर्स लिखा हुआ था। मोहित ने आगे बढ़कर उस ऑफिस में प्रवेश किया। अंदर एक टेबल रखी थी जिसके पीछे एक सूट बूटधारी शख्स कुछ फाइलों में व्यस्त दिखाई दिया। सामने टेबल पर एक नेम प्लेट जैसी रखी हुई थी जिस पर लॉकर मैनेजर लिखा था। उसने सिर उठाकर मोहित की ओर देखा। यस, उसने मोहित से पूछा। मोहित उसके पास पहुंचा और सामने रखी चेयर पर बैठते हुए कहा, मुझे लॉकर नंबर 348 खोलना है। 348? जी, 1 मिनट सर। उसने टेबल पर रखे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ाई। फिर मोहित से मुखातिब हुआ। आपका नाम? मोहित वर्मा। मैं आपका आईडी देख सकता हूँ? मोहित ने उसे अपना आईडी कार्ड दिखाया। आपके पास पासवर्ड तो होगा? आईडी कार्ड देखकर तसल्ली करने के बाद वो बोला, जी हाँ है, बताइए। आपको? जी हाँ, मुझी को। और किसे? मोहित को हैरानी हुई। उसने सोचा था कि पासवर्ड लॉकर खोलने के समय काम आएगा। यहाँ मैनेजर उसे सीधे ही पासवर्ड पूछ रहा था। मैं पासवर्ड आपको कैसे बता सकता हूँ? फिर मोहित थोड़ा हिचकिचाहट के साथ बोला, जी, पासवर्ड तो सीक्रेट रखना चाहिए। उसने अजीब सी निगाहों से मोहित की ओर देखा। ओके। फिर उसने बोलना शुरू किया, हमारे बैंक में लॉकर इश्यू करने का एक प्रोसेस है। लॉकर सिर्फ उसी आदमी को खोलने दिया जाता है जिसके नाम पर इश्यू किया गया हो।
या फिर अधिकतम 2 नॉमिनीज़ को। इसके अलावा आपके पास लॉकर नंबर, पासवर्ड और लॉकर की चाबी होनी चाहिए। हर लॉकर की अपनी चाबी है। पासवर्ड यहाँ पर बताना होता है, जो समझ लीजिए एक तरह से लॉकर का आईडी है। हम वो पासवर्ड सिस्टम में डालते हैं, तब वो लॉकर वोल्ट में ओपन होता है। उसके बाद उसे आपको खोलने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन उसे खोलने के लिए आपके पास लॉकर की स्पेशल चाबी होनी चाहिए। ओह जी, शायद आप पहली बार हमारे बैंक में आए हैं। खैर, लॉकर एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड बताना होगा। आप हमारे यहाँ लॉकर एक्सेस करने की प्रोसेस पर एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए। शायद आपके जिन रिश्तेदार ने यहाँ लॉकर इश्यू कराया था, उन्होंने आपको पूरी जानकारी नहीं दी। लिफाफे में निकले कागज़ पर पासवर्ड की जगह बर्थ डेट लिखा था। मोहित के पिता अक्सर सेफ, ईमेल आदि के पासवर्ड के तौर पर मोहित या मानसी की बर्थ डेट का ही उपयोग करते थे, वो भी उल्टे क्रम में। लेकिन मोहित सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता था कि उस लॉकर के लिए उसके पिता ने कौन सा पासवर्ड इस्तेमाल किया होगा। लिफाफा उसके लिए छोड़ा गया था, तो वो पासवर्ड उसकी बर्थ डेट ही होनी चाहिए थी। 58915021, मोहित ने कहा। मैनेजर ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने कीबोर्ड पर फिर उंगलियां दौड़ाई। कुछ देर तक वो स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने मोहित के चेहरे पर नज़र डाली। सॉरी मिस्टर, वो बोला, आपने गलत पासवर्ड बताया है। शिट, वो अपनी जगह पर स्थिर बैठा मोहित की ओर देखता रहा। लॉकर खोलने के लिए आपको चाबी की ज़रूरत होगी, मैनेजर ने कहा। चाबी मेरे पास है। मोहित ने जेब से चाबी निकालकर उसे दिखाई। उसने एक नज़र चाबी पर डाली, फिर वापस मोहित की ओर देखते हुए बोला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉकर खोलना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो लॉकर को केवल देखकर भी वापस भेज सकते हैं, लेकिन लॉकर तक पहुंचने के लिए आपको पासवर्ड बताना होगा। फिर वो थोड़ा ठहरकर बोला, सही पासवर्ड। 1 मिनट, मोहित बोला, शायद मैंने गलती से आपको दूसरा पासवर्ड बता दिया। लेट मी ट्राई वंस मोर। श्योर, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ट्राइंग टू रिमेंबर। 48912012। मोहित ने मानसी की बर्थ डेट उल्टे क्रम में बताई। मैनेजर ने कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ाई। मोहित धड़कते दिल से उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। दैट्स इट, फिर वो बोला, राइट पासवर्ड। लॉकर नंबर 348 इज़ ओपन नाउ। ये लीजिए मिस्टर मोहित। उसने एक फॉर्म पर पेन से कुछ लिखा, फिर उसे मोहित की ओर बढ़ाते हुए बोला, इसमें अपने नाम, फ़ोन नंबर वगैरह की एंट्री कर दीजिए। मैं आपको लॉकर तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाता हूं। मोहित ने फॉर्म लिया। उस फॉर्म के ऊपर लॉकर एक्सेस फॉर्म प्रिंट था। इसके अलावा भी इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा था। एक जगह पर लॉकर नंबर के आगे पेन से 348 लिखा था, जो कि जाहिर था कि अभी अभी मैनेजर ने ही लिखा था। कस्टमर की जानकारी के तौर पर नाम, मोबाइल नंबर, आईडी नंबर और साइन मांगा गया था। मोहित ने फॉर्म फिलअप कर साइन कर दिया। इस दौरान मैनेजर ने टेबल पर रखे फ़ोन से किसी को कॉल किया और फ़ोन पर केवल इतना कहा, 348, और फ़ोन रख दिया। थोड़ी ही देर में सूट पहने एक व्यक्ति कमरे में पहुंचा। आप इनके साथ जाइए, मैनेजर ने मोहित से कहा। मोहित उस आदमी के साथ हो लिया। वो मोहित को लेकर ऑफिस से बाहर निकला और उस हॉल से निकलकर एक दूसरा गलियारा पार करते हुए वे लोग लिफ्ट तक पहुंचे। लिफ्ट से वो लोग तीसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां उस व्यक्ति ने मोहित को ले जाकर एक कमरे में बिठाया, जिसके बाहर एक हथियारबंद गार्ड खड़ा था। उस कमरे में एक बड़ा सोफा रखा था और एक टेबल पर एक बड़ा फैंसी सा लगने वाला बड़े साइज का बॉक्स रखा था, जिसके ऊपर 348 लिखा हुआ था। आपके पास जो चाबी है, वो आदमी बोला, आप उससे इसे खोल सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, आप जितना टाइम चाहे यहाँ बिता सकते हैं। अगर चाहेंगे तो टाइम बढ़ाया भी जा सकता है। मेरे ख्याल से इतनी देर नहीं लगेगी, मोहित बोला। ये बेसिक रूल्स है सर, जो हम हर कस्टमर को बताते हैं। ओके, मोहित ने सिर हिलाया। उसने मुस्कुराकर मोहित की ओर देखा और कमरे से बाहर निकल गया। मोहित ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर उसने वो चाबी निकाली और लॉकर को खोला। लॉकर के अंदर एक डायरी रखी थी, एक फाइल थी और बाकी पूरा लॉकर नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरा हुआ था। मोहित ने नोटों को हाथ भी नहीं लगाया। उसने फाइल निकाली। उसमें कुछ कागज़, कुछ अखबार की कटिंग्स, कुछ तस्वीरें वगैरह थीं, जिन्हें देखकर मोहित को आश्चर्य का तेज झटका लगा। जैसे जैसे वो फाइल में रखे कागज़ों को पढ़ रहा था, तस्वीरों को देख रहा था, वैसे वैसे सारी तस्वीर उसकी आंखों के सामने साफ होती जा रही थी। फिर उसने वो डायरी उठाई। उसने डायरी पढ़ना शुरू किया तो आखिरी पेज पर ही जाकर उसे होश आया। डायरी खत्म होने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे, वहीं चेहरे पर पत्थर जैसी सख्ती छाई थी। फाइल और डायरी निकालकर उसने अपने कोट की जेब में रखी और लॉकर को पूर्ववत बंद कर दिया। लॉकर को वापस जमा करवाकर वो जब बैंक से बाहर निकला तो उसे अपना पूरा शरीर आक्रोश की आग में जलता हुआ महसूस हो रहा था।
थोड़ी ही दूर पर पार्किंग में वही वैन खड़ी थी जिसमें वो रीछनुमा शख्स उसे लेकर वहां आया था। वो शख्स वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठा जैसे उतनी देर से मोहित का ही इंतजार कर रहा था। मोहित को आते देखकर उसने वैन स्टार्ट की और बैंक के सामने ले आया। मोहित ड्राइविंग सीट पर उसी के बगल में बैठ गया। उस शख्स ने चुपचाप वैन आगे बढ़ा दी। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मोहित बोला। मुझे तुम तक बस से लिफाफा पहुंचाने के लिए कहा गया था। वो शांत स्वर में बोला। मुझे सही वक्त का इंतजार था। आज तुम मेरे हत्थे चढ़े। मोहित कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने अपनी जेब से वो डायरी निकाली जो उसे लॉकर में मिली थी और उस शख्स की ओर बढ़ा दी। आपको मेरे लिए एक काम करना होगा, मोहित बोला। क्या? इस डायरी को क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के ऑफिस में प्राइवेट डिटेक्टिव अविनाश मेहरा तक पहुंचा दीजिए। उनका ऑफिस यहीं यमुना विहार में है। तुम खुद उसे क्यों नहीं दे सकते? उसने मोहित के चेहरे पर नजर डाली। नहीं, मुझे दूसरे काम से जाना है। ये काम आपको ही करना होगा। उसने मोहित की ओर देखा, फिर उससे डायरी ले ली। और तुम कहाँ जा रहे हो? फिर वो मोहित से बोला। नैनीताल, मोहित बोला। अविनाश को ये डायरी देने के बाद आप भी वहीं आ जाइएगा, फिर हमारी मुलाकात वहीं होगी। उसने सहमति में सिर हिलाया। फिर मोहित वहीं थोड़ी दूर पर उतर गया जिससे नैनीताल जाने के लिए साधन तलाश कर सके। उस शख्स ने वैन मोहित द्वारा बताई गई क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के पते पर मोड़ ली। अविनाश भारद्वाज नैनीताल रवाना होने की तैयारी में था। केस लगभग सुलझ चुका था, अब बस पर्दा उठाना बाकी था और वो पर्दा सबकी मौजूदगी में उठाना चाहता था जिसके लिए वो नैनीताल रवाना होने वाला था। तभी उसे दरवाजे पर आहट सुनाई दी। अविनाश की नज़र दरवाजे की ओर घूम गई, लेकिन जिस शख्स ने दरवाजे से अंदर कदम रखा उसके वहां होने की उम्मीद अविनाश को बिल्कुल भी नहीं थी। उसे सामने देखकर अविनाश को झटका सा लगा। वो एक 6 फीट 3 इंच का विशालकाय आदमी था जिसकी डील डोल देखकर किसी गोरिल्ले की याद आती थी। अविनाश उस शख्स से पहले कभी आमने सामने तो नहीं मिला था, लेकिन हालिया केस की जांच के दौरान अविनाश को उसके बारे में बड़ी विस्फोटक जानकारी हासिल हुई थी, जिसके चलते उसके इस प्रकार धड़धड़ाते हुए अपने ऑफिस में घुसे चले आने से अविनाश बुरी तरह हैरान था। कैसा है? उस शख्स ने अविनाश की ओर देखकर दांत निकाले। फर्स्ट क्लास। अविनाश के मुंह से अपने आप ही निकल गया। तुम सुनाओ। वो हंसा। जानता है मेरे को? बिल्कुल। और सच तो ये है कि तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हूँ। मैं तेरा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उसने मोहित के सामने मेज़ पर एक डायरी डालते हुए कहा। मुझे मोहित ने तुझे ये देने के लिए भेजा है। अविनाश ने डायरी उठाई, उसे उलट पलट कर देखा, फिर बोला। बस इतना ही? बस इतना ही। क्या है इस डायरी में? पढ़ने पर पता चलेगा ना भाई, कहकर वो घूमकर जाने लगा, लेकिन अविनाश ने उसे पीछे से टोका। 1 मिनट। उसके कदम ठिठके। वो वापस अविनाश की ओर घूमा। क्या है? मोहित कहाँ है? अविनाश व्यग्र स्वर में बोला। मुझे क्या पता? अभी तुमने कहा कि ये डायरी मुझे देने के लिए तुमसे मोहित ने कहा। क्या तुम्हारी मोहित से फ़ोन पर बात हुई थी? नहीं, लेकिन वो मुझे बताकर नहीं गया कि वो कहाँ जा रहा है। मेरे ख्याल से वो नैनीताल ही गया है। और कहाँ जाएगा? 5 मिनट रुको, अविनाश ने आग्रहपूर्ण स्वर में कहा। फिर अविनाश ने वो डायरी उठा ली और उसे जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो डायरी पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। वो शख्स अपनी जगह पर खड़ा अविनाश की ओर देखता रहा। डायरी खत्म करने के बाद अविनाश उठ खड़ा हुआ और अपने मोबाइल पर मोहित का नंबर मिलाने लगा। नंबर मिलाते मिलाते उसने डायरी लेकर आने वाले उस शख्स की ओर देखा और बोला। मोहित को पता चल गया है, वो उसे जान से मार डालेगा। ठीक तो करेगा। उस शख्स ने लापरवाही पूर्वक कंधे उचका दिए। अविनाश ने एक बार उसे घूरकर देखा और फिर मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी ओर से जैसे ही मोहित ने कॉल रिसीव की, राज तेजी के साथ बोलने लगा। मोहित, मेरी बात ध्यान से सुनो। मोहित को कन्विंस करने में राज को अच्छी खासी मेहनत लग गई। फिर उसने इंस्पेक्टर वैभव को कॉल की। हेलो। उधर से वैभव की गंभीर स्वर सुनाई दिया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, अविनाश बोला। आपको गिरिराज वर्मा के कातिल को गिरफ्तार करना है। आपको सनाया गौतम का पता चल गया? उधर से वैभव हैरानी से बोला। मुझे सब कुछ पता चल गया है। कैसे? मेरे पास जो जादू की छड़ी है उसे घुमाने से। व्हाट नॉनसेंस। जल्द ही आपको इस नॉनसेंस में सेंस ही सेंस लगने लगेगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं गिरिराज वर्मा के कातिल को आपकी तस्तरी में रखकर वर्क लगाकर पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? मैं चाहता हूँ आप इन लोगों को लेकर, उसने इंस्पेक्टर को कुछ नाम गिनाए, शाम 7 बजे मुझे मोहित के घर पर मिलिए। वहीं पर मैं हत्यारे का कच्चा चिट्टा खोलूँगा। क्यों? फ़ोन पर क्यों नहीं बता सकते? आप मुझे अभी बता दीजिए, मैं उसे अभी। नहीं, फ़ोन पर नहीं, सब वहीं मिलो। अविनाश बोला। वहीं मैं इस रात से पर्दा उठाऊंगा। कहने के साथ ही अविनाश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी।